किसान भाइयों, जैसा कि खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चल रहा है, लेकिन हमारे किसान भाई फसलों की कटाई करते समय कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिससे उन्हें अपनी फसलों से उतना लाभ नहीं मिल पाता है जितना कि मिलना चाहिए। तो आप खरीफ की फसलों की कटाई करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गुंता बानपुर के विषय विशेषज्ञ BL ओला। नमस्कार किसान भाइयों, आज अपनी चर्चा का विषय है खरीफ फसलों की कटाई कैसे करें और करते समय क्या क्या सावधानी रखें। किसान भाइयों, अच्छी गुणवत्ता का अनाज प्राप्त करने के लिए, साथ ही अधिक उपज प्राप्त करने के लिए अपने खरीफ फसलों की कटाई समय पे करना बहुत आवश्यक है। कटाई एवं मड़ाई फसल के प्रकार एवं प्रजाति पर निर्भर करती है। बाजरा, मूंग, ग्वार एवं अन्य फसलों की विभिन्न प्रजातियां भिन्न भिन्न समय पर पककर तैयार होती हैं। ध्यान इस बात का रखें कि जब फसल की पत्तियां पीली पड़कर झड़ने लगे, दानों का रंग सुनहरा होने लगे, तो उसी समय कटाई करें। खेत में खड़ी फसलों की कटाई तेजदार हंसिया की सहायता से करनी चाहिए और काटे गए उत्पाद को खलिहान में लाएं। इसके बाद धूप में अच्छी तरह सुखाकर थ्रेशिंग का काम कर लें। थ्रेशिंग का कार्य कुशल व्यक्ति के द्वारा करवाना चाहिए। इसके लिए किसान भाई देख सकते हैं कि अपने जैसे खरीफ फसलों में मुख्य रूप से अलवर ज़िले के अंदर बाजरा, कपास, गुआर, मूंग आदि फसलें बोई जाती है। तो किसान भाइयों, जब बाजरा की विभिन्न प्रजातियां लगभग 75 दिन से लेकर 95 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है और जैसे ही 75 दिन से 95 दिन के पककर तैयार हो जाती है, उनके दाने अधिक चमकीले हो जाते हैं और लगभग उनमें 20 से 25% की नमी रहती है। उस टाइम किसान भाई उसकी कटाई करके रख सकता है। बाजरे की कटाई किसान भाई दो प्रकार से करते हैं। एक तो खड़े खेत के अंदर ही पहले बाजरे की सीटें अलग से काट कर रख देते हैं और बाद में उसके जो कड़ब होती है उसको काट कर सुखा देते हैं और हरे चारे के रूप में उसको कई दिनों तक खिला सकते हैं। साथ ही कुछ जो बाजरे को पहले नीचे से काटते हैं और काट करके फिर उसके सिट्टे अलग हटाते हैं। किसान भाइयों, आपको अनाज के बाजार में अच्छा मूल्य मिले, इसके लिए थ्रेशिंग के बाद अंडारण के पहले अनाज का श्रेणीकरण अवश्य करें। और इस प्रकार से बाजरे की कटाई करके जब उसमें नमी लगभग 10 से 12% हो, तब उसका अच्छी तरह से भंडारण करना चाहिए ताकि भंडारित कीटों से जो होने वाला नुकसान है उससे बचाया जा सके और किसी भी प्रकार की फंगस पैदा नहीं हो। प्रदेश के जो किसान भाई बड़े पैमाने पर उड़द, मूंग, ग्वार की फसल लगा रहे हैं, वे कंबाइन हार्वेस्टर से फसलों की कटाई, बुआई का काम कर समय में आसानी से कर सकते हैं। गुआर है तो गुआर में भी अपने लगभग आजकल 80 से 90 दिन में फलियां पककर तैयार हो जाती है और जब फलियां पककर तैयार हो जाए और उनका दाना कठोर हो जाए तो अपने इनकी कटाई कर सकते हैं और वही लगभग 20 से 25% जब इनमें नमी होती है तब अपने कटाई करते हैं और इनका भी दलहनी फसलों का भी 10 से 12% पर कटाई करके अपने भंडारित कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे मूंग है तो मूंग में भी अपने लगभग 6 से 7 सप्ताह में फलियां पककर तैयार हो जाती है तो उनकी किसान भाई कटाई कर सकते हैं। इसमें मूंग में कुछ प्रजातियां ऐसी होती है जो एक साथ पक के तैयार हो जाती है, तो उनको तो किसान भाई जब लगभग 75% फलियां पककर तैयार हो जाए उस टाइम एक साथ कटाई करके उनको खेत में सुखा करके और आराम से 8 से 10% जब इनके दानों में नमी रह जाए तब उनको संरक्षित कर सकता है। और इसी प्रकार 10 से 12% पर या कोई तिलहनी फसल है उसमें जब भंडारित करें तो ये 8 से 10% नमी पर भंडारित करके अपनी फसलों को आसानी से सुरक्षित कर सकते हैं। अनाज का भंडारण, फसल कटाई के साथ ही उसके उचित भंडारण की तैयारी शुरू हो जाती है। जिस बोरे में भर कर रखने हो उस बोरे को पहले से ही 1% मैलाथियोन के घोल में 10 मिनट भिगोकर अच्छी तरह सुखाएं। तेज धूप में 5 से 6 घंटे सुखाने पर कीड़ों का प्रकोप बहुत कम हो जाता है। भंडार गृह में छत, फर्श, खिड़कियां एवं दरवाजे प्रमुख होते हैं। फर्श, दीवारों में कहीं पर भी दरारें हों तो उन्हें सीमेंट से भर देना चाहिए। भंडारण के 10 दिन पूर्व कमरे में 0.5% मैलाथियोन का घोल बनाकर गोदाम में छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद गोदाम को अच्छी तरह सूखने देना चाहिए। इसके बाद अनाज से भरे बोरों को फर्श पर सीधे न रखें। पहले कोई लकड़ी के पट्टे पर इस प्रकार रखें कि थोड़ी लकड़ी बाहर की तरफ निकली रहे। बोरों को दीवार से 1 से 1.5 फीट दूर रखें। बोरों को प्लस का निशान बनाते हुए एक के ऊपर दूसरा रखें। इससे बोरों के बीच में हवा आराम से जाएगी। ज्यादा ऊंची थड़ियां ना लगाएं। छत से 2 फीट नीचे थड़ियां समाप्त कर दें और जब अनाज का बाजार भाव अच्छा मिले तब बेचना चाहिए। इस
प्रकार से किसान भाई इन सभी चीज़ों का ध्यान रख करके उनकी जो कटाई का समय है, जैसे अवधि है विभिन्न प्रजातियों की, या उनमें जो लगभग दाने में नमी प्रतिशत है, भंडारित करके अपनी फसलों को आसानी से सुरक्षित कर सकते हैं और उसकी गुणवत्ता को मैनेज कर सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, हम अपने अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से आपकी आय बढ़ाने के लिए तमाम व्यवसायों के बारे में समय समय पर जानकारियां देते रहते हैं, जिन्हें अपनाकर आप लाभान्वित भी होते हैं। आज के कार्यक्रम में जानकारी लाए हैं खरगोश पालन के बारे में। खरगोश कम निवेश और छोटी जगह में अधिक आय देता है, तो आप किस प्रकार से करें खरगोश पालन, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अबिका नगर टोंक के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर RS भाटी। किसान भाइयों, आज हम खरगोश पालन के बारे में कुछ बातें करना चाहेंगे। खरगोश पालन किसानों की आय दुगनी करने में एक बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकता है। खरगोश पालन किसान अपनी दूसरी फार्मिंग जो एक्टिविटीज़ है, गतिविधियां हैं, चाहे वो खेती बाड़ी है, चाहे गाय या भैंस पालन है या मुर्गी पालन है, उसके साथ साथ इसको भी अपनी बैकयार्ड फार्मिंग के रूप में कर सकता है। इसमें इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि किसान भाई अपना किचन वेस्ट है, जो घर का जो बचा हुआ मटेरियल है, चाहे वो मटर के पत्तियाँ हो, चाहे गोभी के पत्तियाँ हो, चाहे वो गाजर की पत्तियाँ हो, उनको इसमें खिला करके एक अपना फ़ायदा कमा सकता है। खरगोश पालन में एक महत्वपूर्ण पहलू है खरगोशों की उन्नत नस्लों का चुनाव। खरगोशों का चुनाव क्षेत्र एवं बाजार मांग के अनुसार अधिक लाभ देने वाला हो, उसी का चयन करें। तो खरगोश की कौन कौन सी है उन्नत नस्लें और इसे खरीदते समय किसान किन किन बातों का ध्यान रखे, वह इस प्रकार है। खरगोश पालन की बात करें तो खरगोश की जो नस्लें हैं वो मुख्यतः 6 नस्लें इसमें पाई जाती हैं, जिनको कि हम मांस एवं खाल के लिए उपयोग में लेते हैं। इसमें मुख्य जो है सूबे चिंचला है, ग्रे जाइंट है, ब्लैक ब्राउन है, डच है और न्यूजीलैंड वाइट है और वाइट जाइंट। इसके अतिरिक्त जो जिनसे ऊन पैदा होती है, जिनसे वो है अंगोरा रैबिट कहा जाता है। अंगोरा रैबिट को हमेशा ठंडे प्रदेशों में ही पालन उनका पॉसिबल है। देखिए, खरगोश पालन जो -2 डिग्री से 42 डिग्री टेम्परेचर के बीच खरगोश पाला जा सकता है। 35 डिग्री तक हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। 35 डिग्री के बाद जैसे ही तापमान ऊपर जाता है तो हमें खरगोशों को गर्मी से बचाना पड़ता है। उसमें ये हम किसानों को ये कहना चाहेंगे कि किसान जो डायरेक्ट सनलाइट है उससे खरगोश को बचाएं, एवं जो गर्म हवाएं चलती हैं उनसे खरगोशों को भी बचाएं। खिलाने में जो है खरगोश के आहार में जो है घास का बहुत महत्व है। घास के बिना खरगोश मैं कहूँ कि पालना असंभव है। अगर हम इसको 100 ग्राम टोटल आहार देते हैं तो उसमें 30 ग्राम जो है वो आहार हमारा चारे से आना चाहिए। 70 से 80 ग्राम जो है वो हमें गोली रूप नुमा या चूरे के रूप में दाना दिया जाता है। दाने में जो हम कहेंगे तो उसमें मक्का, जौ, मूंगफली की खल, सोयाबीन का चूरा, नमक एवं मिनरल मिक्सचर डाले जाते हैं। और खिलाई का खर्चा जो हम कहेंगे तो जैसे एक साल में एक मादा खरगोश है वो 40 से 42 किलो के करीब दाना खाती है और इतना ही करीब वो अपना चारा खाएगी। पिंजरे जो है, जो इनमें करीब 3 टाइप के पिंजरे बनाए जाते हैं। पिंजरे उसमें एक तो होता है वयस्क पिंजरा, जो कि 2x2 का होता है। बड़ा पिंजरा, उसमें जनरली जो नर है वो रखा जाता है। मांस पर जाती है वो करीब 3 महीने में ये खरगोश जो मार्केट के लिए तैयार हो जाता है। 3 महीने में ही इस खरगोश का जो वजन है वो 2 से 2.5 किलो के बीच हो जाता है। एवं 3 महीने के बाद इसको आप मांस में ले सकते हैं। एवं उनकी जो उनकी खाल है उसको आप प्रोसेस करके उसके दस्ताने, टोपी वगैरह बना सकते हैं। जो 6 महीने में ये खरगोश वयस्क हो जाता है। 6 महीने के बाद आप इसको किसी भी समय आप प्रजनन में काम ले सकते हैं। इसका जो कहते हैं गेस्टेशन पीरियड है वो 1 महीने का रहता है। 1 महीने के बाद मादा खरगोश जो बच्चे दे देती है। मादा की संख्या करीब 2 से 12 तक वेरी करती है। एवं जनरली देखा गया कि 6 से 8 बच्चे नॉर्मली सारी मादाएं देती हैं। और इसको 1 महीने तक जो मादा बच्चों को अपने साथ रखती है वो दूध पिलाती है और 1 महीने के बाद बच्चों को मां से अलग कर दिया जाता है। करीब 1 साल में आप एक मादा खरगोश से 4 से 5 ले सकते हैं। 1 साल में जो मादा खरगोश से 40 से 45 बच्चे बड़े आराम से दे देती है, ये उनको पाल लेती है। बीमारियों की बात करें तो बीमारी इनमें कोई ज़्यादा नहीं होती हैं, जैसे मुर्गी वगैरह में होती है। इसमें एक ईयर कैंकर जिसको कहते हैं हम, जो कि माइट्स की वजह से होता है, एक वो होती है। और इसको कोक्सीडियोसिस बीमारी है, जिसको हम कहते हैं कि मिसमैनेजमेंट की वजह से। जो अगर सफाई आप अच्छी नहीं रखते हैं तो जानवरों को मींगड़ों के साथ खून आता है।
और एयर कैंकर में कानों में खुजली होती है एवं वो अपने नाक एवं कानों के बाल खुजलाने लगता है एवं उसमें हल्के चकत्ते पड़ जाते हैं। तो उसके लिए जो एयर कैंकर के लिए तो हम अपना एडवोकेट करते हैं कि किसान अपने जो पिंजरे हैं उनकी हर महीने बर्निंग करे, ताकि जो माइट है जो कि ये काज करता है एयर कैंकर, वो उससे मर जाता है। किसान भाइयों, अब आइए एक नजर डालते हैं वैज्ञानिक ढंग से खरगोश पालन करने पर खरगोश पालक को कितना शुद्ध मुनाफा होगा। वे इस प्रकार है। प्रॉफिट की हम ये बात करें तो आप जैसे 15 खरगोश मादाओं से हम शुरू करें तो करीब एक जो किसान है वो साल में करीब 1.5 से 2 लाख के बीच कमा सकता है। टोटल उनके खर्चे को निकालने के बाद 1.5 से 2 लाख के बीच किसान आय प्राप्त कर लेता है। खरगोश पालन की ट्रेनिंग हम यहाँ देते हैं। जो ट्रेनिंग है वो बिना किसी पैसे के की जाती है। उसके किसानों के रहने का इंतजाम भी संस्थान करता है एवं उसमें उसको प्रशिक्षण की कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। वो 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है और ये 3 से 4 दिन की भी दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब भी कोई किसान खरगोश पालन में रुचि दिखाता है और हमसे वो पर्सनली बात करता है तो हम उनको यहाँ उसकी विजिट करवा देते हैं और उसके सब जो मेन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसको बताते हैं, तथा वो जब भी हमसे कोई भी उसके बारे में जानकारी चाहता है तो हम उसको जानकारी समय समय पे हम देते रहते हैं। हमारे संस्थान के अन्य वैज्ञानिक भी देते रहते हैं। खरगोश को वाइल्ड लाइफ एनिमल एक्ट के तहत रखा जाता था, तो उसमें पुलिस जो था वो जनरली वो उसको वाइल्ड लाइफ के रूप में देखती थी और किसानों को परेशानी आती थी। तो अब से जो भारत सरकार ने हो चाहे जो राज्य सरकारें हो, तो उन्होंने इसको डोमेस्टिक एनिमल एक्ट के तहत रखा हुआ है, तो उसमें वो दिक्कत नहीं आती जो किसान पहले फेस करते थे। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आजकल किसान भाई फसलों में रोगों के नियंत्रण के लिए विभिन्न रोगनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और इन दवाओं का जहरीला प्रभाव फसलों पर देखा जा रहा है। साथ ही ये रसायन काफी महंगे भी होते हैं। यदि किसान भाइयों आप ट्राइकोडर्मा का उपयोग करते हैं तो कम खर्च में रोगों का आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। तो किस प्रकार से करें ट्राइकोडर्मा का उपयोग, इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये प्रस्तुति। जैसे आप जानते होंगे कि हमारे फसलों में ज़मीन से फैलने वाली कई सारी बीमारियां लगती है, जिससे पौधे मतलब सूख जाते हैं या फिर जड़ गलन होता है। ऐसी कई समस्याएं हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान होता है फसलों में। किसान भाई फसलों में रोगों के नियंत्रण के लिए रासायनिक दवाओं का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उपज की क्वालिटी तो खराब हो ही रही है, साथ ही साथ इन रोगों के नियंत्रण पर दवाओं का खर्च भी अधिक लगता है। इन सब से बचने का सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है कि आप फसलों को रोगों से बचाने के लिए ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्राइकोडर्मा क्या है। ट्राइकोडर्मा एक फफूंद है जो क्या करता है कि जो ज़मीन से फैलने वाली दूसरी फफूंद है उसको वो मारता है। वो इस वजह से वो हमारा मित्र हुआ, हमें नुकसान नहीं पहुँचाता, लेकिन हमारी ज़मीन में फैलने वाली बीमारियों से रक्षा करता है। अब इस्तेमाल करने की बात आई तो हम इसे कैसे करें। इसका हम लोग 2-3 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो बीजोपचार हो गया, दूसरा भूमि उपचार हो गया, और हम लोग इसे पानी में मिलाकर भी फसलों में की कतार में ड्रेंच कर सकते हैं। तो अब बीजोपचार करना है तो बीजोपचार हमें इसलिए करना होता है कि हमारे जो भी हम बीज इस्तेमाल करते हैं उसकी सतह पर कुछ फफूंद होते हैं जो हमें आंखों से नज़र नहीं आते। अगर हम लोग बीजोपचार ट्राइकोडर्मा से करते हैं तो ये ट्राइकोडर्मा उस फफूंद को मार देता है और जो बीज है वो बहुत अच्छा अंकुरण होता है और पौधा भी सशक्त बाहर निकलता है। ये बीजोपचार का एक फ़ायदा है। दूसरा, हम भूमि उपचार इसलिए करते हैं कि अब जब ज़मीन से फैलने वाली बीमारियों से अगर हमें हमारी रक्षा करनी है तो ज़मीन में तो कई तरह के फफूंद हैं और वो सारी हमारी मिट्टी में फैले हुए हैं, तो हमें तो बहुत ज़्यादा तादाद में इस तरह के ट्राइकोडर्मा की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इसका घर में ही बनाना है तो हम कैसे बनाएं। हम इस तरह का एक पैकेट लेकर आएँ जो बाज़ार में मिलता है या कि कृषि अनुसंधान केंद्र से मिल सकता है या फिर विश्वविद्यालय हैं जहाँ से हम लोग ये ट्राइकोडर्मा प्राप्त कर सकते हैं। आप ये ले आइए। फिर घर में सबके गोबर खाद तो होती ही है जो आसानी से मिल जाती है। जैसे 1 किलो ट्राइकोडर्मा अगर आप लेते हैं तो 200 किलो गोबर खाद में आप मिलाकर इसे डाल सकते हैं और फिर मिलाने के बाद इसे तिरपाल में से ढक दीजिए। 20-25 दिन तक 30 दिन तक अगर आप इसको ढके रहने देंगे तो पूरा ट्राइकोडर्मा इस गोबर खाद में फैल जाएगा। इसे अच्छी तरह से मिलाइए और खेत में बिखेर दीजिए। और ये सब हमें
बुआई से पहले करना है। जब हम खेत तैयार करते हैं, खेत में बिखेर दिया, तो ये काफ़ी कारगर उपाय है। इसे आप एक ही बार नहीं, करीब 2-3 मौसमों में इस्तेमाल कीजिए। काफ़ी सस्ते दाम है इसके और आसानी से आप इसे उपलब्ध कर सकते हैं। लेते समय आपको यह ध्यान रखना है कि आप उसका पैकेट देखिए पहले, उस पर उसकी समयावधि लिखी होगी कि यह ट्राइकोडर्मा कब बना है। अगर जनवरी में बना है, मई तक आप इसे खरीद सकते हैं। उसके बाद क्या होगा कि इसकी मारक क्षमता में कमी आ जाती है और आप इसे खरीदने के बाद इसे धूप में, खुली धूप में ना रखें, छायादार जगह पर रखें। इस्तेमाल करने से हम लोगों के करीब कई सारे ज़मीन से फैलने वाले फफूंद वाली बीमारियों से निजात पा सकते हैं। इसमें मुख्यतः है जितनी भी फसलें हैं जहाँ पर ये ज़मीन से फैलने वाली उकटा रोग और जड़ गलन की समस्या है, उससे हम लोग इसकी रोकथाम कर सकते हैं। फसलों को रोगों से बचाने के लिए सबसे सुरक्षित और आसान उपाय है ट्राइकोडर्मा द्वारा आप रोगों का नियंत्रण तो कम खर्च में कर ही सकते हैं, साथ ही पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। और जैविक खेती के लिए तो ये रामबाण है ही, क्योंकि ये हम लोग इसमें ये रसायन नहीं है, ये एक जैविक उपचार है जिसकी वजह से हम लोग हमारे पौधों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए सवालों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण सवालों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित सवाल और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है। गांव जखोरा, जिला कोटा के श्याम नारायण ने आपने धान की फसल में लगने वाले रोगों की रोकथाम पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, धान की फसल को रोगों द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिससे फसल के उत्पादन में भारी गिरावट आ जाती है। तो धान की फसल को हानि पहुंचाने वाला पहला रोग है भूरा धब्बा या पर्णचित्ती रोग। इस रोग का आक्रमण पौधे की वानस्पतिक अवस्था से लेकर बलियों में दाना भरते समय तक होता है। रोग के लक्षण मुख्य रूप से पत्तियों, पर्णछंद तथा दानों पर आक्रमण करता है। पौधे की पत्तियों पर गोल अंडाकार आयताकार छोटे भूरे धब्बे बनते हैं, जिससे पत्तियां झुलस जाती हैं तथा पूरा का पूरा पौधा सूख कर मर जाता है। दाने पर भूरे रंग के धब्बे बनते हैं तथा दाने हल्के रह जाते हैं, जिससे फसल उत्पादन में कमी आ जाती है। इस रोग के नियंत्रण के लिए खेत में पड़े पुराने पौध अवशेष को नष्ट करें। इसके अलावा रोग रोधी किस्म IR36 की बुआई करें। धान की फसल में रोग का प्रकोप नहीं हो, इसके लिए बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम दवा 2 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। खड़ी फसल पर लक्षण दिखते ही कार्बेंडाजिम या मैनकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। ऐसा करने से इस रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जीवाणु पत्ती झुलसा रोग, धान की फसल में इसका आक्रमण बाढ़ की अवस्था में होता है। इस रोग में पौधे की नई अवस्था में नसों के बीच पारदर्शिता लिए हुए लंबी लंबी धारियां पड़ जाती हैं, जो बाद में कत्थई रंग ले लेती हैं, जिससे फसल खराब हो जाती है और उत्पादन कम होने लगता है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। इस रोग के नियंत्रण हेतु धान की बुआई से पहले बीजों को स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 0.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करें। खड़ी फसल में रोग का प्रकोप दिखाई देने पर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 30 ग्राम 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने पर इस रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।